डिफरिंग स्टैंड विथ इन द मूवमेंट। तो दोस्तों यह मूवमेंट कैसे आगे बढ़ता है, आइए इसको हम देखते हैं। तो द मूवमेंट इन द टाउन। तो दोस्तों यह मूवमेंट टाउन्स में किस प्रकार से होता है। तो टाउन्स में सबसे ज़्यादा इस मूवमेंट में मिडिल क्लास के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो दोस्तों टाउन्स में होता क्या है कि इस मूवमेंट के चलते हज़ारों बच्चों ने स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया था, और इसके अलावा टीचर्स और हेडमास्टर ने रिजाइन कर दिया था, और इसके अलावा जो लॉयर्स जो थे उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस को करना बंद कर दिया था। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इलेक्शन को बॉयकॉट कर दिया था, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया गया था, और इसके अलावा जो ल्यूकर शॉप्स जो थी उनको पिक्ट कर दिया गया था, और फॉरेन कपड़ों को जला दिया गया था। अब इन कारणों का रिजल्ट यह निकलता है कि फॉरेन इंपोर्ट जो था वह लगभग पहले से आधा हो जाता है। मतलब फॉरेन से जो कपड़े आते थे वह 1921 एंड 1922 के बीच में इंपोर्ट का आधा हो जाता है। मर्चेंट और ट्रेडर्स फॉरेन गुड्स को खरीदना और बेचना बंद कर देते हैं, जिस कारण इंडियन टेक्सटाइल मिल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। मतलब स्वदेशी कपड़ों का जो बनना स्टार्ट हो जाता है, और इंडियन से फॉरेन क्लॉथ की जगह पर इंडियन क्लॉथ्स यानी कि जो खादी के कपड़े जो थे उनको पहनना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यह मूवमेंट बहुत अच्छे से चल रहा था शहरों के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं था। धीरे धीरे यह मूवमेंट टाउन्स के अंदर कमज़ोर होने लगता है, मतलब कि स्लो डाउन होने लगता है। तो अब इस मूवमेंट के स्लो डाउन होने के क्या कारण थे, तो आइए इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला कारण तो यह था कि जो खादी के कपड़े थे वह बहुत महंगे थे, क्योंकि वह हाथों से बनाया जाता था। इसलिए जो गरीब लोग थे वह मजबूरीवश फॉरेन क्लॉथ को खरीद रहे थे, क्योंकि वह सस्ते थे और मशीनों से बने होते थे। दूसरा कारण ये था कि इंडियन इंस्टीट्यूट के खुलने में काफ़ी समय लग रहा था। मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट और कॉलेज की यहाँ पर कमी थी, और इनको खुलने में काफ़ी समय लग रहा था। सभी अंग्रेज़ों के इंस्टीट्यूट और कॉलेज थे, इसलिए सभी ने स्कूल्स और कॉलेज ज्वाइन करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार जो लॉयर्स जो थे उन्होंने भी कोर्ट में पहुंचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था। तो दोस्तों इन्हीं रीजन की वजह से यह मूवमेंट टाउन्स के अंदर कमज़ोर होने लगता है, मतलब कि स्लो डाउन होने लगता है। रिबेलियन इन द कंट्री साइड। दोस्तों अब हम देखते हैं कि यह मूवमेंट ग्रामीण इलाकों में किस प्रकार से चल रहा था। तो दोस्तों ग्रामीण इलाकों में दो मूवमेंट चल रहे थे। पहला मूवमेंट यहाँ पर पीजेन का था, यानी कि किसानों का, और जो दूसरा मूवमेंट यहाँ पर जो था वो ट्राइबल पॉपुलेशन का, यानी कि आदिवासी लोगों का मूवमेंट था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीजेन के मूवमेंट की। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो इसके लिए हम अवध का केस स्टडी करते हैं। तो सिचुएशन यह थी कि यहाँ पर अवध के जो पीजेन जो थे बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब वो किससे परेशान थे, तो तुलकदार और लैंड लॉर्ड से परेशान थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेंट चार्ज करते थे किसानों से, और वह किसानों से बिना कोई पैसा दिए काम भी करवाते थे। ये प्रॉब्लम केवल अवध में नहीं थी बल्कि पूरे देश में थी, लेकिन हम जो यहाँ पर केस स्टडी कर रहे हैं वो केवल अवध की कर रहे हैं, इसलिए हम अवध के किसानों के बारे में ही बात करेंगे। तो अवध के सारे पीजन जो है यहाँ पर डिमांड करते हैं कि रेंट को कम किया जाए और बेगारी को खत्म किया जाए और लैंडलॉर्ड का बहिष्कार किया जाए, और इन सब डिमांड पर पीजेन की हेल्प करते हैं बाबा रामचंद्र। ये एक सन्यासी थे। इन्होंने फिजी में असा इंडियन नेचुरल काम किया था। तो बाबा रामचंद्र और पीजेन साथ मिलकर तुलकदारों और लैंडलॉर्ड के खिलाफ अपनी डिमांड को लेकर मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें यह करते क्या है कि जो नाई धोबी बंद प्रथा यहाँ पर शुरू करते हैं, जिसमें जो तुलकदार और लैंडलॉर्ड जो होते हैं इनकी बेसिक सर्विसेज देना बंद कर दिया जाता है, जैसे कि नाई इनके बाल नहीं काटते हैं, धोबी इनके कपड़े नहीं धोते हैं। अब यहाँ पर एक नए लीडर की एंट्री होती है, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र दोनों मिलकर एक किसान महासभा बनाते हैं, जिसका नाम था अवध किसान सभा, जो कि किसानों की मदद के लिए अक्टूबर 1920 में बनाई जाती है। ये सभा इतनी अच्छी साबित होती है कि एक ही महीने के अंदर इसकी लगभग 300 से ज़्यादा ब्रांचेस खुल जाती है आसपास के गाँव में। तो दोस्तों यह जो पीजेन का मूवमेंट चल रहा था यह आगे जाकर धीरे धीरे वॉयलेंट
का रूप ले लेता है। तो जो स्मॉल पिजन होते हैं वह तुलकदार और मर्चेंट के घरों पर अटैक कर देते हैं, बाजारों को लूटने लगते हैं, अनाज को कलेक्ट कर लेते हैं और वह एक अफवाह फैला देते हैं कि गांधी जी ने कहा है कि छोटे किसान बड़े किसानों की ज़मीन को छीन सकते हैं। मतलब जो कोई भी कुछ भी कर रहा था उनका केवल यही कहना था कि हम ये सब गांधी जी के कहने पर कर रहे हैं। तो दोस्तों, मूवमेंट के इस प्रकार से वायलेंट होने की वजह से गांधी जी और अन्य लीडर को बहुत बुरा लगता है और धीरे धीरे यह मूवमेंट स्लो होने लगता है। अब हम देखते हैं कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो किस प्रकार से अपना मूवमेंट चलाती है। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश एक जगह है जिसका नाम गोडेम हिल्स था। वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन ब्रिटिशर से बहुत परेशान थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनके फॉरेस्ट एरिया को क्लोज कर दिया था, मतलब उन्हें जंगलों में जाने से रोक दिया था। और साथ ही साथ आपको तो पता ही है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन जो है जंगलों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है। जैसे उन्हें लकड़ियों की आवश्यकता होती है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की आवश्यकता होती है, केटल्स को चराने के लिए जंगल की ज़रूरत होती है। और ये सब उन्हें कहाँ से प्राप्त होता है? ऑफकोर्स जंगलों से ही प्राप्त होता है, जिसे अंग्रेजों ने बंद कर दिया था, जिससे जिससे उनको सर्वाइव करने में उनका जो मुसीबत का सामना करना पड़ा। क्योंकि ट्राइबल लोग कई पीढ़ियों से जंगल में रह रहे थे और इसे वो अपना राइट समझते थे। उन्हें लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स जो हैं उनसे उनके राइट्स छीन रहे हैं और उन्हें बिना पैसों के काम कराने के लिए फोर्स किया जाता था। तो दोस्तों, इसी बात से ट्राइबल पॉपुलेशन को अंग्रेजों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो इनकी मदद के लिए एक व्यक्ति निकलकर सामने आते हैं जिनका नाम था अलूरी सीताराम राजू। और ये क्लेम करते थे कि इनके पास प्रिडिक्शन करने की अद्भुत पावर है, मतलब भविष्यवाणी करने की शक्ति है इनके पास। और ये कहते थे कि गोली भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। तो अलूरी सीताराम गांधी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। ये सबसे कहते थे कि शराब नहीं पीना चाहिए, खादी के कपड़े पहनना चाहिए, लेकिन ये गांधी जी की एक बात को बहुत ही खिलाफ मानते थे। और वह बात यह थी कि देश को यदि अंग्रेजों से फ्रीडम दिलानी है तो वह नॉन वायलेंस से नहीं मिल सकती, बल्कि इसके लिए हथियार उठाने पड़ेंगे, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो अलूरी सीताराम राजू और सारे लोग मिलकर 1920 में गोरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। इसमें ये अंग्रेजों पर अटैक करते हैं और कई सारे अंग्रेजों को मार देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अलूरी सीताराम राजू अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और उन्हें मार दिया जाता है। लेकिन तब तक वह लोगों के लिए हीरो बन चुके थे। आज भी वहाँ के लोग उन्हें याद करते हैं। स्वराज इन प्लांटेशन। तो दोस्तों, असम में लोग एज अ वर्कर प्लांटेशन में काम क्या करते थे? टी गार्डन्स के अंदर। तो दोस्तों, 1859 में एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम था इंलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, जिसके अनुसार कोई भी वर्कर बिना परमिशन के गार्डन को छोड़ नहीं सकता था। लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया है तो बहुत सारे वर्कर्स प्लांटेशन छोड़कर भागने लगते हैं। लेकिन जब वे अपने घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में ब्रिटिश पुलिस इन्हें पकड़ लेती है और उन्हें बहुत ही बुरे तरीके से मारा जाता है। तो दोस्तों, हमने अलग अलग मूवमेंट के बारे में देखा। हमने सिटीज़, गांव, ट्राइबल्स और वर्कर्स के मूवमेंट को देखा, इसके साथ साथ पिजेन के मूवमेंट को भी देखा। तो हमें ये देखने को मिला कि लोग मूवमेंट को अलग अलग तरीके से ले रहे थे और उसे अलग अलग दृष्टि से देख रहे थे, और सबके लिए स्वराज का मतलब भी अलग अलग ही था। और हमने ये भी देखा कि ये मूवमेंट धीरे धीरे वॉयलेंट होने लगता था। तो इसी दौरान 1922 में चौरी चौरा नामक जगह पर एक चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। जो चौरी चौरा नामक एक जगह जो है ये गोरखपुर ज़िले में स्थित है। यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, यानी कि पीसफुल डिमोनिस्ट्रेशन कर रहे थे और मार्केट के अंदर ये अपना मूवमेंट चला रहे थे। तो वहाँ की जो लोकल पुलिस जो होती है वह इन पर अटैक कर देती है और इन पर लाठी चार्ज करवा देती है। इसी बात से लोगों को पुलिस पर गुस्सा आ जाता है और कुछ लोग गुस्से में पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर आग लगा देते हैं, जिसमें कुछ पुलिस मैन भी जलकर मर जाते हैं। तो ये सब वायलेंस को देखकर गांधी जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी विथड्रॉ कर देते हैं। मतलब
कि इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं और यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो जाता है।